मजा आएगा। बड़ा सीरियस सीरियस सब चला जा रहा था और सब बड़े, आप कोई पहलवान आया तो कुछ समझ में भी तो आना चाहिए। आपने वकालत की, आप डॉक्टर बनना चाहते थे, फिर पहलवानी का शौक और फिर नेता। ये जो इक्वेशन है ये समझ में नहीं आ रही लोगों की, डॉक्टर, पहलवानी, वकालत, फिर नेता। ये इक्वेशन जरा इसको आसान कर दीजिए, लोगों को समझाइए। सबसे पहले तो प्रतीक जी, मैं न्यूज 18 इंडिया का धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूँगा। हृदय से आभार। उन्होंने आज इस मंच पर मुझे आमंत्रित किया और आप जैसे एक प्रतिष्ठित पत्रकार से मुझे सवाल जवाब करने का जो अवसर प्राप्त हुआ है, मैं निश्चित रूप से बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच सर। आपका जो प्रश्न है, मैं ये समझ सकता हूं कि मेरी यहां तक की जो जिंदगी है, यात्रा है, वो अनप्लान्ड है। अनप्लान्ड है? कोई प्लान नहीं किया? कोई प्लान नहीं, अनप्लान्ड तरीके से। हाँ, इतना जरूर है कि पहलवानी का शौक परिवार में। अच्छा। और हम जिस क्षेत्र से आते हैं जी, ब्रज भूमि में मल्लखंभ का शौक बहुत पहले से, मल्ल विद्या वहाँ बहुत पुराने समय से है। वहाँ भारत की रज में है, वो रज में है। निश्चित रूप से भगवान श्री कृष्ण के भाई बलराम जी मल्लखंभ, बिल्कुल मल्ल विद्या से वो परिपूर्ण थे। और लगातार वहाँ हम देखेंगे हमारे क्षेत्र में बहुत बड़े बड़े पहलवान, भारत केसरी तक लोग रहे हैं। तो एक शौक ग्रामीण क्षेत्र में, वैसे हर एक पहलवान का एक दांव होता है। जैसे धोबी पछाड़ है किसी का मोजा है, किसी ने पीठ से मारता है। आपका फेवरेट दांव कौन सा था जिसको आप अखाड़े में लगाते थे? देखिए, मैं वैसे इतना बड़ा पहलवान नहीं रहा, लेकिन फिर भी एक कला जंग दाव था। वो हाँ, सब बड़ा जबरदस्त दांव होता है, कला जंग। वो जब मैंने आपका हाथ मिलाया तो ही मुझे अंदाजा हो गया कि नहीं, ये पहलवान का ही हाथ है। तो ये राजनीति में भी कभी कोई दांव लगाया, या राजनीति का कोई दांव भी होता है राजनीति में भी? प्रतीक जी, जब मैं स्टूडेंट था, छात्र था, तो चूंकि परिवार में भी राजनीतिक प्रवेश रहा है। मेरे बाबा साहब सरपंच, वो 5 भाई थे। तो मेरे बड़े बाबा साहब सरपंच रहे लंबे समय तक। मेरे खुद के जो रियल बाबा थे, उनसे छोटे वाले, वो न्याय पंचायत के चेयरमैन। उसके बाद पंचायत राज के जब चुनाव हुए तो मेरे पिताजी भी उप सरपंच रहे। सुना 12 साल की उम्र में ही आपने प्रचार शुरू कर दिया फूफा जी के लिए अपने? हाँ, ये सही बात है? ये आपने कहीं से सुना है? अरे तो सर, मेरे पास भी दांव है, ऐसा थोड़ी ना कि मैं पहलवान नहीं हूं, पहलवान मैं भी हूं। अब देखिए, 1977 मैं ये जानना चाहता हूं, गुरुजी माफ करिएगा, पहलवानी में गुरुजी कहा जाता है, नेता में कुछ कहा जाता है और ना कहा जाता, लेकिन पहलवान का जब रिस्पेक्ट दिया जाता है तो गुरुजी बोला जाता है। गुरुजी, एक बात बताइए मुझे कि जब आप 12 साल की उम्र में प्रचार में जुड़ गए राजनीति को, वो भी फूफा जी के लिए, कहते क्या थे जाके वहां से कि भैया कैसे प्रचार कैसे करते थे जब आप पहुंचे कि फूफा जी को वोट दो, या क्या कहते थे, कैसे कहते थे? बड़ी रोचक कहानी है जी। मेरे फूफा जी छोटे वाले, हाँ जी, स्वर्गीय मानसिंह जी धाबाई, 1977 में डीग विधानसभा से चुनाव लड़े। अच्छा, बिल्कुल बगल की एकदम। और मेरा जो जन्म है 1968 का है। अच्छा। तो डीग विधानसभा में ही मेरा गांव आता था पहले। अच्छा। परसीमन से पहले। और उस समय जो प्रचार होता था, वो 1-2 जीप होती थी कैंडिडेट के पास या दूसरे, वरना तो ट्रैक्टर ट्रॉलियों में लोग प्रचार करते थे। तो हमारा ट्रैक्टर भी उनके प्रचार में चलता था, लगा, रिश्तेदार थे जी। स्वर्गीय राजा मान सिंह जी वहां से लगातार विधायक रहे, उन्हीं उस समय भी वही लड़ रहे थे।
तो आप समझ सकते हैं कि कौतूहल का विषय है। लोग आते थे ट्रॉलियों में भर के, तो हमारे घर पे भी उनके लिए खाना पीना जो चलता सब था, जाता था। हम भी ट्रॉलियों में बैठ करके और गांव में पैदल घूम के भाई छाते को वोट देना, छाते को वोट देना, इस तरह का वहाँ छाता उनका चुनाव चिन्ह था। तो राजनीतिक माहौल था घर हाँ, में। माहौल आप देखिए, परिवार में पंचायत राज की राजनीति थी और पिताजी रहे। और मैं भी जब लॉ कर रहा था उससे पहले भी मेरे दिमाग में आया कि लोग विधानसभा में पहुंच करके लोगों की बहुत मदद कर सकते हैं, लोकसभा में पहुंच करके लोगों की बहुत मदद कर सकते हैं। लोकसभा का मेरा सपना नहीं था, मेरा यही था कि कभी मौका लगेगा जी, तो विधानसभा में पहुंच करके हम आम व्यक्ति की मदद कर सकें, विकास की योजनाओं को धरातल पर ला करके उनके उपयोग में कैसे ला सकते हैं। एक सपना था, कभी बनेंगे। तो आप देखिए, मैं जब लॉ कर रहा था इसी बेस में, कुर्ता धोती में, तो विभिन्न मंचों पर राजनीतिक दलों के माध्यम से मुझे जाने का मौका मिला। और 95 में पंचायत राज एक्ट में संशोधन होकर के एक चुनाव हुआ, पंचायत समिति मेंबर, जिला परिषद मेंबर का इनका। तो मेरे गांव की एक सीट ककड़ा बेड़म नाम से एक क्षेत्र बना और मैंने वकालत का रजिस्ट्रेशन कराते ही जनवरी 95 में वो चुनाव हुआ और मैं चुनाव लड़ गया। चुनाव लड़ गए 95 में। 95 में। और 95 में चुनाव लड़ा, ईश्वर की कृपा रही, क्षेत्रवासियों का आशीर्वाद रहा। एक बड़े राजनीतिक व्यक्ति के विरोध के बावजूद मैं चुनाव जीत गया। देखिए, वो राजनीतिक व्यक्ति के विरोध वाली बात आई, वो तो मैं जानूंगा वो बड़ा राजनीतिक व्यक्तित्व कौन हो, लेकिन राजेश पायलट जी के सुना, उनके साथ भी आप चले गए 15 साल की उम्र में, उनके लिए भी प्रचार कर दिया। ये 1980 की बात है। ये बात सही है ना? हाँ, कि राजेश पायलट के लिए भी आपने प्रचार किया। ये 1980 की बात है। हाँ। जब मेरी उम्र रही होगी, 68 का जन्म है और 1980 12-13 साल की उम्र रही होगी। हाँ, 15 साल के करीब ऐसे ही। तो चूंकि मेरा परिवार पहले से एक्टिव है, पॉलिटिकली एक्टिव है। पॉलिटिकल एक्टिव था, लोग आते थे। हाँ, तो उस समय भी पैदल पैदल कोई साधन नहीं, 12-13 से आसपास के गांवों में पैदल बिल्ला टांग करके हम चुनाव प्रचार। तो कभी गुरुजी एक सवाल है कि कभी तुलना करी कि यहां जाना चाहिए या वहां जाना चाहिए, ये ज्यादा बेहतर है, यहां रहेंगे तो ज्यादा बढ़िया रहेगा मामला, या उधर चले जाएं तो बढ़िया रहेगा? मैं वही कहूंगा, हाँ, क्योंकि आप एक नामी पत्रकार हैं और रोटी पानी आपका चल जा रही है, सोच वो इनको काम मेरा पसंद आ जाता है बस। मेरी जब राजनीतिक सोच बढ़ी जी, तो मैंने चिंतन किया कि आखिर अब वो मोड़ है जब हमको ऐसे राजनीतिक दल को चुनना चाहिए जो हमारे राष्ट्र के हर व्यक्ति के विकास की सोच रखता हो। तो जब तुलनात्मक अध्ययन किया तो मैंने देखा कि कांग्रेस की जो विचारधारा है वो राष्ट्रीय सोच की नहीं है, राष्ट्रवादी विचारधारा नहीं है। कांग्रेस के नेता जो कोई निर्णय लेते हैं वो विदेशी जो ताकत है उनके प्रभाव में आकर के निर्णय लेते हैं। मैं पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी, श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी, जब उनको पढ़ा जी, और श्रद्धेय अटल बिहारी जी वाजपेयी साहब के उद्बोधन जब मैंने सुने, राम मंदिर का आंदोलन मैंने देखा, तो निश्चित रूप से उसका जो लब्बो लबाब है कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने कहा कि एकात्म मानववाद और अंत्योदय। ठीक है, अंतिम पंक्ति में बैठे व्यक्ति को समृद्ध करके राष्ट्र की मुख्यधारा में जोड़ने का हमारा सोच, इसको लेकर के हम आगे बढ़ेंगे। और राम मंदिर, तो मैंने सोचा कि ये लोग हैं जो सबका साथ सबका विकास का भाव लेकर के चलेंगे। मैं एक सवाल इसको रखूंगा, लेकिन वो सवाल पूछे, वो बड़े राजनीतिक व्यक्तित्व तो कौन थे जो नाराज? कोई नहीं, ये विषय अब आगे बढ़ गए हम तो। अच्छा?
हाँ आगे बढ़ गए हैं, वो विषय देखो पीछे आजकल रह लोग गया है। इसको ज्यादा जानना चाहते हैं, वो कौन थे जिनसे जो नाराज हो गए, लेकिन उसके बाद भी गुरुजी हिले नहीं और गुरुजी ने ऐसा दांव दिया कि वो आगे बढ़ गए। वो लोग जाना, आजकल के लोगों को ये ज्यादा इंटरेस्ट रहता है। क्यों भाई? आम जोर से जनता, बोला करो। देखिए आम जनता का भाव, आम जनता का भाव ही तो है जयप्रकाश नारायण चुनाव जीत गए और बहुत बड़े नेता चुनाव हार गए। अच्छा, आम जनता ने पसंद किया और उन्होंने सोचा कि ये बालक जो अपना कदम आगे बढ़ा रहा है, हम इस पर विश्वास व्यक्त करें। तो मैं तो धन्यवाद दूंगा मेरी जन्मभूमि को भी मथुरा। कि उन लोगों ने जब मेरी उंगली पकड़ी है, तो आज मैं राजस्थान की विधानसभा में उसी सोच को लेकर के, जो अंत्योदय का भाव है, उसको लेकर के हम। आप जब अंत्योदय, जब आप, क्योंकि आप राजेश पायलट जी के प्रचार में भी चले गए, आप अपने फूफा जी के भी थे, छाता का प्रचार कर रहे थे, तमाम जगह थे, तो मौजूदा राजनीति पर भी आ जाते हैं, तो उसमें कंपेयर करते हैं। तो आपने कहा कि जो मैं पाता हूँ राष्ट्रवाद के का मूल्यांकन जब करता तो बीजेपी को पाता हूँ यहाँ पे, और उस पार्टी को मैंने चुना। नेता की जब तुलना करते हैं, हालांकि कोई तुलनात्मक अध्ययन नहीं, लेकिन हाँ वो लीडर ऑफ अपोजिशन है, वो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया है। देखिए आज के परिदृश्य में हम देखेंगे और पिछले आजादी से लेकर अब तक हम यदि अध्ययन करेंगे नेतृत्व का, तो श्रद्धेय नरेंद्र मोदी जी की खूबियों का हमको निश्चित रूप से बात कहनी भी चाहिए और उनको आत्मसात भी करना चाहिए। दृढ़ निश्चय, और कहा वो किया, और राष्ट्र के हित में हमको नुकसान भी उठाना पड़े तो हम राष्ट्र हित सर्वोपरि है। ये मेन क्वालिटी आपको, ये मेन जो क्वालिटी है ये दिखती है। और उसको लेकर के माननीय नरेंद्र मोदी जी ने जो इतिहास रचा है, आज पूरी दुनिया भारत की ओर देखती है। एक जमाना था जब पूरी दुनिया अमेरिका की ओर देखता था, भारत भी अमेरिका की ओर देखता था। आज नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में ये हुआ है कि अमेरिका ही नहीं, दुनिया भर के सारे देश भारत की ओर देखते हैं, भारत क्या बोलेगा और उसके बाद हम काम करेंगे। और जब आप एलओपी पे करते हैं तब क्या देखते हैं? देखिए चर्चा ही करना मैं समझता हूं कि न्यूज 18 का समय ही बर्बाद होगा। अच्छा, मैं जो समझ रहा हूं, आप ये देख सकते हैं कि एलओपी का मतलब है परिपक्व नेतृत्व सरकार को आईना दिखाने का, मुद्दों पे बात करें। आज कोई बात ही नहीं है। उनके वीडियोज निकालिए पुराने रब के, लोकसभा में 2 साल पहले वो क्या बोले, आज क्या बोल रहे हैं, फील्ड में जाकर के क्या करें। और सबसे बड़ी बात जो देश को नागवार गुजरती है कि जब भी देश की अस्मिता पर किसी ने उंगली उठाने की बात करी और भारत की सरकार और भारत की सेनाओं ने उसका जब मुंह तोड़ जवाब देने का काम किया, तो इन लोगों ने सवाल पूछने का काम किया। और वो सवाल जो सेना पे प्रश्न उठाते हो, तो ये बात मैं आप समझ चीन के संदर्भ में कह रहे हैं, जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा। मैं आपको कह सकता हूं एलओपी उनके दिल में शायद भारतीयता नहीं है। भारतीयता नहीं है, भारतीयता नहीं है। जो एक ऑब्जर्वेशन है पूरे देश के लोगों का, और सुप्रीम कोर्ट कह रहा है, देश के बहुत बड़े विद्वान कह रहे हैं, लेकिन कुछ लोगों की मजबूरी है कि उस खानदान के पीछे ताली बजा करके अपनी रोजी रोटी को चलाएं। आज जो मजबूत नेतृत्व देश को मिला है, आज आम आदमी, गैल चलते व्यक्ति को, रास्ते चलती बूढ़ी मां को भी आप पूछेंगे, वो भी ये कहेगी कि जुग जुग जियो रे नरेंद्र मोदी जी, आपने धुआं से हमको बचा दिया, गैस का चूल्हा देकर। जिसको 2 वक्त की रोटी नहीं थी, उसको उसके घर में अन्न पहुंचा करके उसको मजबूत करने का काम कर दिया। आपका पैसा डायरेक्ट आपके खाते में आ रहा है, किसान को मजबूत कर दिया, युवा को मजबूत कर दिया, और देश की आन बान शान को बढ़ाकर भारत विश्व गुरु बने, उस रास्ते पर हम चल पड़े। आपका नाम है जवाहर सिंह और बेढम,
ये लगाया क्यों, ये क्यों लगाया, बेडम क्यों लगाया? देखिए, कोई कहानी है? बेड़म मेरा गांव है। अच्छा, उसको गांव को लगा लिया आपने? मेरा गांव बेड़म है। मैं ना लगाते? जब मैं लॉ कर रहा था जी। तो मैं जवाहर सिंह गुजर लगाता था मेरे सामने। तो वो तो ज्यादा राजनीति में वो जवाहर ज्यादा सिंह सफल गुजर रहता लगाता था। गुरुजी, वो ज्यादा सफल रहता गुर्जर देखिए, लगाना? सभी सफल हैं। मैं तो ये समझ सकता हूं कि अब मैं राजस्थान की विधानसभा में हूं तो इससे बड़ी सफलता और क्या होगी। लेकिन लोकल हमारी भाषा में जैसे आपका कोई गांव है, जी, उस गांव के नाम को लगा करके एक पहचान। आप पहचान बनाते हैं। तो कई लोग मेरा गांव का नाम बोलने लगे, उससे पहचान बनी। तो मैंने कहा गांव के नाम को हम मेरे नाम के पीछे हम लगा देते हैं। तो ये भी जो बात है करीब 91-92 की है। तब लगाया नाम? मैंने जवाहर सिंह बेड़म, मेरा नाम, स्टूडेंट था मैं उस समय। अच्छा, उससे पहले गुजर लगाते थे आप? उससे पहले गुजर लगाता था। अब वो देखिए, नाम से ही नाम बात निकला ही सवाल, और वो गुर्जर आंदोलन गुरुजी फिर खड़ा हो रहा। उन्होंने अल्टीमेटम फिर से दिया है और कहा कि विजय बैंसला साहब जी ने, अब क्या करेंगे उसमें? देखिए, आप ये समझ सकते हैं कि गुर्जर समाज की मांगों को लेकर समय समय पर विभिन्न सरकारों के सामने अपनी बात रखी गई है। और मैं साक्षी हूं, जब प्रथम बार इसकी मांग रखी गई तब से लेकर के आज तक का। हाँ। सरकारों ने समाधान भी किए हैं, कुछ त्रुटियां भी रही होंगी। लेकिन मैं आभार व्यक्त करना चाहूंगा प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी का कि ये इतिहास में पहली बार हुआ जब समाज के लोग किन्हीं मांगों को लेकर के एकत्रित हुए और एक दिन में ही उनका समाधान करने की बात कह करके उसको समाप्त करवाने का काम किया। यह कौशल प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय भजनलाल शर्मा जी का उल्लेखनीय है, अचीवमेंट। और हमारे समाज के जो नेता हैं जी, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है सवाल। वो निश्चित रूप से समय समय पर बात रखते आए। उनमें मैं भी रहा हूं, आज मैं सरकार में हूं। उससे पहले मैं भी विभिन्न प्रतिनिधि मंडलों में शामिल होकर के मैंने सरकार तो के ये सामने गुरुजी बात दबाव रखी है। कैसे झेलेंगे फिर? वो दबाव तो एक समाज है, समाज का भी दबाव है। नहीं, समाधान के रास्ते हैं और जो विधि सम्मत है। हाँ। हर चीज में यही कहा गया है विधि सम्मत जो है, और हमारे समाज के लोग भी बखूबी समझते हैं। गुर्जर समाज देश प्रेमी समाज है। आज जम्मू कश्मीर में सेना के साथ गुर्जर बकरवाल जब खड़ा होता है तो ताकत दुगनी होती है। और आज़ादी के आंदोलन से लेकर के आज तक हम यदि अध्ययन करेंगे, धन सिंह कोतवाल जी से लेकर आज तक, तो आपको ये समझ में आएगा राष्ट्र प्रेमी कौम गुर्जर है। राष्ट्र हित में जो होता है उसको सर्वोपरि मानते हैं, और आवश्यकताएं हैं, समस्याएं हैं, उनका समाधान समय पर हो, ये सरकारों की जिम्मेदारी है। तो हम उसको बखूबी भजनलाल जी के नेतृत्व में निभा रहे हैं। एक सवाल है कि राजस्थान में एसआई भर्ती परीक्षा पेपर लीक का मामला हो या बेरोजगारी का मुद्दा, युवाओं का प्रदर्शन है। मैं इसमें अलग सोचता हूं कुछ। जी जब पिछली सरकार थी जी, 1.5 वर्ष पहले, हाँ जी, तो राजस्थान एक ऐसे मोड़ पर आकर के खड़ा हो गया था, युवा नौकरियों के लिए तरस रहा था, जनता कोरोना में त्रैमाम कर रही थी, और राजस्थान की सरकार के ध्रुव अलग अलग होटलों में अपनी स्वयं की चिंता कर रहे थे जनता को छोड़ करके। उस समय भी जिस दल से मैं आता हूं, वो लोग सड़कों पर आम जनता की आवश्यकता की चीजों को उपलब्ध कराने के लिए खड़े थे। तो वही सोच पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का, हाशिए का अंतिम व्यक्ति। और अब 1.5 वर्ष में 70,000 से अधिक युवाओं को सरकारी नौकरी दी गई है। 2 लाख के आसपास प्राइवेट जॉब अवसर उपलब्ध कराए गए हैं। भर्तियां निकालने का काम अनवरत रूप से जारी है।
पेपर लीक बहुत दिक्कत कर। मैं ये कह सकता हूं कि माननीय भजनलाल जी के नेतृत्व में जितने भी उनके शासनकाल में पेपर हुए हैं जी, एक भी पेपर लीक की घटना नहीं। और कांग्रेस के राज में 19 पेपर में से 17 पेपर लीक हुए हैं। ये उनका फेल्योर है। और युवा आज ये महसूस कर रहा है कि भजनलाल है तो भरोसा है। आज का युवा अपने सपनों को पूरा करना चाहता है, तो आज ये मान के तैयारी में जुटा है। ये मान के चले कि कोई पेपर लीक नहीं होएगा, ये आश्वासन आप दे रहे हैं। और मैं ये कह हो भी नहीं सकता हूं कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने तय कर दिया, जिम्मेदारी तय कर दी। तो गुरुजी जो जिन्होंने पिछले किया तो उनको सजा क्यों नहीं देते? देखिए उनकी आप ये देख सकते हैं 300 के करीब लोग जेलों में हैं, गिरफ्तारियां हमने की हैं, एसओजी पूरी जांच कर रही है। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्पष्ट कहा है कि जो भी दोषी होगा वो सलाखों के पीछे होगा, चाहे कितना भी बड़ा व्यक्ति हो। और आरपीएससी के मेंबर अंदर गए, हाँ। इनके बोर्ड के चेयरमैन अंदर गए, आज सब इंस्पेक्टर जो अनैतिक तरीके से भर्ती में पास हुए वो अंदर गए हैं। जांच जारी है। एसओजी को पूरे संसाधन देकर के कहा है कि बारीकी से जांच करें, दोषी होगा उसको अंदर भेजेंगे, जो निर्दोष है उसके हकों पर कोई नुकसान नहीं हो। यह माननीय भजनलाल जी की नीति है। एक बहुत इंपॉर्टेंट पोर्टफोलियो है। कानून व्यवस्था पर बार बार सवाल पूछा भी जाता है। कभी कभी जहां मैं शो करता हूं वहां पे राजस्थान के बहुत सारे लोग आ जाते हैं, निकलते, क्योंकि कैनॉट प्लेस ऐसी जगह है तो निकलते बैठते वो आ जाते। मैं पूछता हूं कहाँ से, तो बताते भी हैं। कानून व्यवस्था पे भी कभी कभी सवाल पूछ लेते हैं। और ये सवाल इसलिए भी कि एक खबर आई कि अधिकारियों की कमी के चलते ऑफिसर्स को भी कुछ दबाव है, ऐसा भी कहा। देखिए राजस्थान की कानून व्यवस्था के बारे में अभी एक कोई एजेंसी ने सर्वे किया है जी, और उस एजेंसी ने यह कहा है कि देश में सबसे सुरक्षित जगह है तो अहमदाबाद और जयपुर। अहमदाबाद और जयपुर। तो मैं समझ सकता हूं कि सरकार ने जो कानून व्यवस्था सुदृढ़ की है, अपराध के ग्राफ में जो भारी कमी देखने को मिल रही है, आप चिंतन करिए। जो संगठित अपराध करने वाले लोग थे आज वो अपराध छोड़ने को मजबूर हुए हैं। संगठित अपराध की घटना इन 1.5 वर्षों में कहीं देखने को नहीं मिली। पिछले 5 वर्षों में जो जंगल राज स्थापित था, रोजाना किसी का गला कट रहा है, किसी हमले हो रहे हैं, कहीं पथराव हो रहा है, कहीं बच्चियां चीख रही हैं, उनके साथ दरिंदे बलात्कार कर रहे हैं। उन घटनाओं में भारी कमी आई है। महिला अपराध में ही 12% से ज्यादा कमी राजस्थान में आई है। दलित अत्याचार में कमी आई है। हमने मादक पदार्थ तस्करी करने वाले रूटों की पहचान करके उनके खिलाफ ताबड़तोड़ कार्रवाइयां की हैं। एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स गठित करके 265 पद हमने सृजित किए हैं। नई चौकियां स्थापित करने का काम किया है, नए थाने खोलने का काम किया। और वही तो पुलिस है। कांग्रेस के राज में अपराधी पुलिस को पीटते थे और कांग्रेस के नेता उन अपराधियों की मदद में खड़े होते थे। आज आम जन में विश्वास, अपराधियों में भय, उसी सिद्धांत पर राजस्थान की पुलिस काम कर रही। वही पुलिस है ना, अपराधी की चोटी और गर्दन पकड़ करके सलाखों में के पीछे पहुंचाने का काम कर रही है। पर अशोक गहलोत जी नहीं मानते। वो कह रहे कि प्रदेश की कानून व्यवस्था बहुत खराब है। माननीय अशोक गहलोत जी के बारे में मैं ज्यादा क्या कहूँ। वो 3 बार मुख्यमंत्री रहे राजस्थान के, तो उनके पास तो जादू भी है। और 4-5 दिन 10 दिन हो गए करीब एक वीडियो फोटो दिखा रहे थे। जिस दिन वो प्रेस कर रहे थे उस दिन तो मुलजिमों को गिरफ्तार कर लिया। उनको ये पता नहीं था, पता नहीं उनको कौन ऐसी सूचना दे देता है जिससे वो ट्रोल हो जाते हैं। उनका वरिष्ठता के नाते हम सम्मान करते हैं, लेकिन राजनीतिक दृष्टि से अब कांग्रेस ने उनको हाशिए पर ला करके खड़ा कर दिया है। मतलब आप ये कह रहे हैं कि अब हाशिए पे हैं और राजनीति खत्म। कांग्रेस के लोग ही, उनका जो नेतृत्व है, राष्ट्रीय नेतृत्व,
जो अंदर खाने की खबरें हम तक आ रही हैं जी कि वो एक तलाश में लग गए एक नया नेतृत्व कौन हो, तो इनमें आपस में एक प्रतिस्पर्धा हो गई है। आप कल का इनका देखा होगा आपने। हाँ हाँ हाँ। एक इनके छात्र संगठन ने एक प्रदर्शन किया, एक नेताजी वहां जाकर के पानी की बौछारें खा रहे हैं, अशोक गहलोत जी 4-5 नेताओं को लेकर के अलग मिल रहे हैं, माननीय डोटासरा जी किन्हीं और से मिल रहे हैं, और नेता प्रतिपक्ष यहाँ थे नहीं, वो कहीं विदेश में थे नहीं, वो अलग अपनी ढपली। कहाँ है इनका संगठन? मैं कोई मतलब मतलब ही इसको नहीं। इस खबर को जो आपने बात कही, इस बात को क्योंकि आपको अंदर खाने की खबर मिल रही है, आप कह रहे हैं, तो मैं इसको इलैबोरेट करना चाह रहा हूं कि आप कह रहे हैं अशोक गहलोत जी का पॉलिटिकल करियर खत्म। जैसा उनका प्रदेश में दौरे चल रहे हैं उससे लगता है कि वो नई संभावनाएं कोई तलाश रहे हैं, ऐसा लगता है। हाँ, आपका आकलन इतना लंबा हो, आपका आकलन लोग है। ये कह रहे हैं कि राहुल गांधी जी मिलने के लिए समय नहीं दे रहे, ऐसा बताते हैं लोग। तो वो लगता भी है, काफी दिन से कोई फोटो भी ऐसा नहीं छपा। तो नई संभावना क्या हो सकती है कि मतलब नई संभावना तलाश रहे, क्या मतलब? राजस्थान में तो सारी संभावनाएं भारतीय जनता पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी का शासन अनवरत रूप से चलेगा। माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हम उन विकासोन्मुखी योजनाओं को धरातल पर ला रहे हैं जो राजस्थान की आवश्यकता है। गुरुजी ये बात तो समझ में आ गई मुझे, जो संभावनाएं तलाश रहे हैं वो वाली बात नहीं समझ में आ रही मुझे। उनका देखो, उनकी लड़ाई ना भारतीय जनता पार्टी से है, उनकी लड़ाई तो आपस में कांग्रेस में है, अभी भी है, अंदर खाने जबरदस्त है। अब कौन सामने है? अभी 5 ग्रुप उनमें खड़े हो गए हैं, 5 नेता हैं, 5 ग्रुप हैं, वो अभी प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं, दौड़ चल रही है, मैराथन, कौन आगे जाएगा कौन पीछे रहेगा। तो राजस्थान की जनता तो इनका जब स्टेटमेंट आता है तो हंसती है। और कई बुद्धिजीवी लोगों से मेरी बात हुई, मैं जयपुर में कभी बैठता हूं तो वो कहते हैं कि आप अप्रासंगिक हो गए हैं, अपने आप में ही एक दूसरे को नीचा ढुकाने के लिए काम कर रहे हैं, ध्यान डाइवर्ट करने का काम कर रहे हैं। और प्रदेश की सरकार जिस तरह का शानदार काम कर रही है, चाहे वो किसी भी क्षेत्र में देख लें आप, उद्योग स्थापित करने के क्षेत्र में देख लें आप, युवाओं को रोजगार देने के क्षेत्र में देख लें आप, पानी की समस्या का समाधान, पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना, उसका नाम संशोधित पीकेसी हुआ, और पीकेसी के बाद श्री राम जल सेतु लिंक परियोजना, उसमें पानी आए इसकी व्यवस्था कर दी। बिजली की व्यवस्था सुदृढ़ हो, 2027 तक दिन में बिजली किसानों को दे देंगे, माननीय मुख्यमंत्री जी का ये वादा पूरा होगा। काम भी चालू हो गया उस पर। यहाँ की आर्थिक स्थिति मजबूत हो, 35 लाख करोड़ के एमओयू, और माननीय मुख्यमंत्री जी ने डे बाई डे मॉनिटरिंग करके 4 लाख करोड़ के जो एमओयू थे वो धरातल पर आ गए, उनके काम चालू हो गए हैं। कांग्रेस के राज में तो साहब 12 लाख करोड़ के एमओयू हुए थे और 28,000 करोड़ के ही धरातल पर आए थे। हम तो 4 लाख करोड़ तो धरातल पर ले आए। और मैं समझ सकता हूँ सरकार का कार्यकाल 5 साल का है, 35 लाख करोड़ में से 100% एमओयू धरातल पर माननीय मुख्यमंत्री जी के विकासोन्मुखी विजन के कारण धरातल पा रहे हैं। गुरुजी ये संतुष्ट होना अच्छी बात है, लेकिन लापरवाही से पहलवान, जरा सी लापरवाही हुई और दुर्घटना घटी, तो यहाँ तो हर 5 साल में बदलता रहता है राजस्थान। तो बस मैं तो बता रहा था, आप हमसे ज्यादा अनुभवी हैं। राजस्थान का मूड भांपिए आप, पिछले उपचुनाव देखिए और ये उपचुनाव देखिए। माननीय भजनलाल शर्मा जी की नीतियों का जनता ने समर्थन करके उस पर मोहर लगाने का काम किया। 5 सीट पर कांग्रेस थी, हम 1 सीट पर थे जिनमें उपचुनाव हुआ, हम 5 पर आ गए और वो एक भी एक्सीडेंटली जीत गए नहीं। 0 का आंकड़ा जो दिल्ली में 0 हो गए, अब कांग्रेस पूरे भारत में और राजस्थान में 0 के स्कोर की ओर बढ़ रही है। आप देख लीजिए, समय आने वाला है। बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच गुरुजी, और बात करके बहुत आनंद आया। मंत्री महोदय, आपसे निवेदन है कृपया मंच पर बने रहें, और मैं अनुरोध करूंगा हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर अमिताभ सिन्हा से कृपया मंच पे आएं, मंत्री जी का धन्यवाद करें।